Hello everyone and welcome back to my channel. I am Suniti Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स को लेकर। ये जो सीरीज है ये जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और यूजीसी नेट के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए रिलेवेंट होता है। फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को पढ़ रहे थे। आज हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एक टाइप पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पूरी प्रोबेबिलिटीज को लेकर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कैसे हुआ, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर कैसे किया गया या बनाया कैसे गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था, जब साइंटिस्ट ने एक रेगुलरिटी को ऑब्जर्व किया। यानी कि हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई एरर हो जाता है, और जो एरर होता है ना वो एक रेगुलरिटी के साथ होता है। रेगुलरिटी का मतलब बार बार पीरियोडिक होने वाला। जब वो पीरियोडिक होता है तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये जो पैटर्न है मेजरमेंट का, जो एरर होता है, हम उसको कॉन्टिन्यूस कर्व के द्वारा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते जो एरर ऑफ मेजरमेंट होता है, लेकिन उसका अप्रोक्सीमेशन जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। और जब उन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया तो उसको नॉर्मल कर्व नाम दिया। नॉर्मल कर्व जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनता है, और नॉर्मल कर्व के ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ग्राफिकली हम नॉर्मल कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं इस कर्व की वो 3 साइंटिस्ट ने एक साथ बनाई थी, अब्राहम डे मॉवर, लाप्लेस एंड कार्ल गॉस। इसीलिए कई बार इसको गॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और गॉस नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, या फिर हम उस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बोलेंगे अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होगा। यानी कि मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख देती हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड इट। देखिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है। मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई। ये ई की पावर है, ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है ये ई की पावर में है, -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरी डेफिनेशन में और इस पूरे पीडीएफ में केवल 2 पैरामीटर हैं, एक तो सिग्मा और एक म्यू। यानी कि अगर हमें मीन और वेरिएंस किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हमें मीन और वेरिएंस दिया हुआ है तो हम उससे नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीडीएफ ड्राइव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन की वैल्यू को लिखना है, यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू को लिखना है, और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनकर सामने आ जाएगा। जो शेप होती है वो क्रॉस सेक्शन होती है बेल की तरह, यानी कि जो घंटी हम बजाते हैं उसकी तरह होती है। जैसे कि ये जो होता है ये नॉर्मल कर्व होता है। जो हमने डेफिनेशन है इसमें यही लिखा हुआ है कि हमने जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं उनको यूज किया है। देखिए, जैसे कि म्यू जो है वो मीन के लिए यूज किया गया है और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज किया गया है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, उन दोनों को 2 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना जरूरी होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी फंक्शन की 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी रैंडम इवेंट का, अगर हम उनको सम अप करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो fx है, यानी कि ये जो fx है, हमने बताया था ये जो fx है, ये जो pdf है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रैंडम वेरिएबल का वो पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव क्यों होता है ये समझने वाली बात है। देखिए, हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो समझने वाली बात होती है। हमें कुछ भी नंबर दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, सपोज ये हमें नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका मीन निकालते हैं, और जो मीन निकल के आता है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इसको स्क्वायर करते हैं। देखिए,
देखिए जब हम इसको स्क्वायर करते हैं ना तो हमारी कुछ वैल्यूज नेगेटिव आई हुई होती हैं, बट स्क्वायर करने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी वजह से पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी पीडीएफ है तो उसकी कंडीशन यही है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी क्या है कि हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे -∞ से लेके +∞ के बीच में रेंज में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। देखिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं इतने डीप में कवर नहीं करा रही हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसे मैं पहले बता रही थी कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो -∞ से ∞ के बीच में इंटीग्रेट करने के अलावा 1 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एरिया है कर्व के अंदर वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये जितना भी पूरा कर्व है, ये जितना भी एरिया है, ये पूरा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन प्रॉपर्टीज से एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो प्लीज मेक श्योर आप अपने साथ में एक पेन और कॉपी को लेकर बैठे ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको नोट डाउन कर सकें। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटीज, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो ये होती है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था तो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं, और रैंडम वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो एक रेंज में होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू बताते हैं, इनकी कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा। म्यू जो होता है वो हमारा मीन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सिग्मा होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें जो होती हैं वो सेम होती हैं, और ये तीनों ही चीजें जो होती हैं वो म्यू के इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए मीडियन जो होता है वो हम जानते हैं कि वो 3rd क्वार्टाइल होता है, और जो मीन होता है वो 1st क्वार्टाइल होता है। तो क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1st क्वार्टाइल है और जो 3rd क्वार्टाइल है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सेम जगह पे रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाऊं, अगर ये मीन है तो इधर मोड होगा, इधर मीडियन होगा, इधर मोड हो सकता है, इधर मीडियन हो सकता है। ठीक है, तो जो मीन है मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, यानी कि क्वार्टाइल 1 u माइनस 0.67 इंटू सिग्मा, Q3 का फॉर्मूला उसको प्लस कर देंगे, सेम चीज में प्लस कर देंगे। जितने भी ऑड ऑर्डर के सेंट्रल मूवमेंट्स होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो 0 होंगे, यानी कि जो सेंट्रल मूवमेंट्स हम निकालेंगे अगर उनका ऑर्डर ऑड है यानी कि 1 3 5 तो वो 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें किसी भी तरह का स्क्यूनेस नहीं होगा, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा, एज वेल एज इसका जो स्क्यूनेस और क्यूटेसिस होगा वो 0 होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक होगा वो मीन को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, लेकिन जो 2 टेल होती है वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि जो टेल है ये ऐसे ऐसे जा सकती है इंफिनिटी तक, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेक्शन होता है नॉर्मल कर्व का। देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा मैथ्स में, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने 12th क्लास में मैथ्स पढ़ा है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। जैसे कि ये कर्व है, यहाँ पे उसने अपना कर्वेचर चेंज किया ना, मूव करना शुरू किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से उसका कर्वेचर चेंज हो गया, फिर यहाँ पे कर्वेचर चेंज हो गया। तो ये क्या पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो हम उसको क्या करते हैं,
मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर देते हैं और इसमें भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल x है अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा है, तो जो रैंडम वेरिएबल z है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। देखिए ये ना एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो मीन होता है वो 0 होता है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की कंडीशन को फुलफिल करता है और उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए हम आगे आने वाले टाइम में जितना भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे वो हम इसी फॉर्मूले पे पढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, चाहे हम जेड टेस्ट को यूज करें, चाहे फिर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को निकालें। यानी कि हम जितना भी यूज करेंगे हम केवल इसी को यूज करेंगे। मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताया था 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई करके e के पावर माइनस समथिंग दिया हुआ था, उसमें अगर हम इसमें मीन को 0 रख दें, यानी कि ऊपर अगर 0 रख दें और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 रख दें, तो ये सेम फॉर्मूला हमारा निकल के आने वाला है। ये अलग नहीं है, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी का एक स्पेशल केस है। That's it for today's videos guys। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ाया है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में नहीं आई है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले वाला एक वीडियो को देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आपको मेरा कंटेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत दिखाई दे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे होगी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।